गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास जो होने वाला है ना वो एकदम महातांडव क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास का नाम है महातांडव। देखो, सबसे पहली बात आपको बता देना चाहता हूं सर कि आज की क्लास में एकदम वीवीआई सवाल है। बोले तो वीवीआई का मतलब पता है ना, VVI एक मतलब भुलाल भटकल आइए जैथू। हाँ, एकदम आ जाए सर जी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एकदम उसी टाइप पे हमने सवाल आपके लिए लेकर के आया जिस टाइप पे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है सर, हूँ बहुत तो नहीं कह सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन जहां 2 रहेगा वहां पे 4 रहेगा, लेकिन एकदम जो कहता है ना क्वेश्चन बोलने का जो तरीका रहेगा ना वो सेम रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में आपको भी अपना जोर लगाना होगा मेरे भाई। आपको भी अपने पास एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठना होगा, क्योंकि सारे सवाल का आपको भी जवाब देना होगा। एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने में क्या जाता है। कहता है ना सर कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार मत करो, कोशिश करो। ठीक है, चलो आ जाना, आज की क्लास को कर देता हूं शुरुआत। ठीक है सर, थोड़ा सा उधर 2 दिनों से क्लास बंद था, तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं फिर से मेरे भाई कि आप लोग शाम को 6 PM में जुड़े और सुबह को आप लोग 10 AM में जुड़े। ठीक है, इस टाइम में आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलो आ जाना सर, पहला क्वेश्चन से करता हूं मुलाकात। कहता है क्या, 1 नंबर सवाल, थोड़ी सी गौर करना, सवाल पे पूरा गौर मत करना, थोड़ी गौर करो ना, आपके दिल में हम डाल देंगे। ठीक है, देखो सवाल बड़ा अच्छा है। पहले आपको मैथ का टोटल सवाल फोड़ूंगा। ठीक है, पहले मैथ का सवाल फोड़ूंगा, फिर फिजिक्स का सवाल फोड़ूंगा, फिर केमिस्ट्री का सवाल फोड़ूंगा, और सारा सवाल आपको इसी वीडियो में। ठीक है सर, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने हर दोस्तों के पास फैला देना मेरे भाई, क्योंकि ये आपका एक परिवार है सर। ठीक है सर, आ जाना। कहता है क्या कि एक रेलगाड़ी 80 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। चाल, दूरी, समय का सवाल है। सवाल समझा मास्टर? नहीं समझा हमने। सुनो मेरे बात को, हमने आपको क्या बोला मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। ही फैन गिर जाएगा, इसको हटा दो तो फैन को, इसको इधर कर दो। हाँ चलो, मैंने क्या बोला मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। हमने बोला कि एक रेलगाड़ी है, एक 800 मीटर, एक 400 मीटर पुल का है। देखो सबसे पहले समझ लेना कि ये पुल है, क्या हमारा है, ये पुल है। ठीक है, ये पुल है, पुल ऐसे ही ना होता है रे, मानना ये पुले है। ठीक है, अब सोच लो मेरे भाई कि ये जो पुल का लंबाई है वो हमारा कितना है, 800 मीटर है। ठीक है, दूसरा पुल मान लो ये वाला है। ठीक है, दूसरा पुल ये है। ठीक है, इसको छोटा हमको बनाना चाहिए, थोड़ा इससे छोटा बनाना चाहिए। ठीक है, आ जाना, ये दूसरा पुल ये है, ये पुल का जो लंबाई है वो 400 मीटर है। अब सोचना, यहाँ पे एक ट्रेन क्या कर रही है, इस पुल को पार कर रही है। ठीक है, एक ट्रेन इस पुल को क्या कर रही है, पार कर रही है। आप सोचो मेरे भाई, एक ट्रेन जो है इस पुल को क्या कर रही है, पार कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रेन है। अब सोचो कि ये ट्रेन हमारा पुल को पार कर रहा है। इस बात को आप समझ लेना। जब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज डेट मान लो क्या कि ये हमारा पुल है। ठीक है, ये पुल है, ये ट्रेन है। अब देखो ये वाला पुल है, ये ट्रेन है, इसको ये पार कर रहा है। इसका मतलब कि जब ये पुलवा को पार करेगा ये ट्रेन माँ, इसका मतलब दोनों का लंबाई जुट जाएगा। देखो इतना पे आएगा तबे ना पार करेगा रे, तो दोनों का लंबाई जुट जाएगा। इस बात को समझ लेना मेरे भाई, कि इस बात को समझ लेना कि जब ये पुल को पार करेगा ट्रेन, एक मतलब है कि ट्रेनों का लंबाई जुटेगा और पुलवों का लंबाई जुटेगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि जब आपके सवाल कभी भी अगर आपका आ जाए कि एक पुल को पार कर रहा है एक ट्रेन, एक बस, एक कुछ भी पार कर रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि ये पुलवा का तो लंबाई जुटवे करेगा, साथ ही साथ ये ट्रेनों का लंबाई जुटेगा। तो हमसे ये पूछा है सर कि पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई को एल मान लो, इसको भी एल मान लो रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि रेलगाड़ियाँ तो सेम है, एक के रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 2 गो नहीं है, रेलगाड़ी एक गो है, लेकिन पुलवा 2 गो है रे मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। आप जरा बता देना कि जब 800 मीटर का पुल को जब पार कर रहा था ना रेलगाड़ी, तो ऐसे केस में इसको जो टाइम लग रहा था वो हमारा 100 सेकेंड लग रहा था। जब ये पुलवा को ये पार कर रहा होगा तो ऐसे केस में जो हमारा टाइम लग रहा था वो कितना, 60 सेकेंड लग रहा था। ठीक है, आ जाना। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, तो ये कितना है हमारा, ये 800 मीटर है,
हमारा 800 मीटर पुलवा है और ट्रेनमा का लंबाई L है, इसको ये कितना देर में 100 सेकेंड में पार कर जाता है, ठीक है। आ जाना, इक्वल कर देना। यहाँ पे 400 मीटर पुलवा है और L हमारा लंबाई है, इसको 60 सेकेंड में पार कर जाता है। दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। हमने क्या बोला कि ये 800 मीटर पुल की लंबाई है और हमारा L हमारा ट्रेन की है। 400 मीटर पुल की लंबाई, L हमारा ट्रेन की लंबाई है। ये हमारा 60 सेकेंड में 100 सेकेंड में पार करता है, ये हमारा 60 सेकेंड में पार करता है। अब सोच लेना, एक जीरो से एक जीरो इसको काट दो पहले, ठीक है सर। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 800 प्लस L और बट्टा में नीचे क्या बच गया 10 बराबर यहाँ पे क्या बच गया 400 और प्लस कितना L, 400 और प्लस कितना L और बट्टा में नीचे क्या 6 बच गया। इसको गुना कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, 6 से गुना करोगे इसको तो 8 छक 48 यानी हो जाएगा हमारा ये इतना और प्लस कितना 6L हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये आपको 4000 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो प्लस कितना 10L हो जाएगा। आप ज़रा बताना मेरे भाई कि ये हमारा 4800 है, ये 4800 में ये घटेगा इधर आएगा तो ये -4000 हो जाएगा, ये +4000 रहने आएगा -4000 आना। यहाँ पे आपका ये 10L है, इधर जाएगा ये 6L तो हो जाएगा -6L। आप ज़रा बता देना कि 4800 में से 4000 घटेगा तो कितना बचेगा 800 बचेगा। यहाँ पे आपका 10L में से 6L घटेगा तो 4L बचेगा। इसको काटेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 800 और बट्टा कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। यानी L का मान जो आया है वो हमारा 200 आया है। कितना आया है 200 आया है, यानी L बराबर कितना हो गया 200। यानी कहने का सेंस है कि हमारा रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो 200 मीटर है, ठीक है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। जब भी सवाल अगर बोलेगा कि एक रेलगाड़ी पुल को पार कर रहा है, ऐसे केस में पुलवों को लंबाई जोड़ना और रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ना, ठीक है। सबको बुझा गया कि नहीं बुझाया? अगर सबको बुझाया मेरे भाई तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर मेरे को ना ये सवाल दिल छू लिया, ठीक है सर। आ जाना। अच्छा एक बात और बताऊं आप सभी को, अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए ना सर, ये PDF अगर आपको आप सभी को चाहिए तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है मेरे भाई? टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, लेकिन लिंक कभी कभी काम नहीं करता है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार। टेलीग्राम पे जाना और क्या सर्च कर लेना मेरे भाई संदीप कुमार, इसका सभी का PDF मिल जाएगा, ठीक है। आ जाना। इतना सर्च करने के बाद नहीं आएगा तो आप सर्च कर लीजिएगा @ इसका यूजर नेम है, ठीक है। @संदीप 7295 मेरे भाई। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन रहेंगे। दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे, फेक आईडी ज्वाइन करोगे तो इसकी GF का फोटो जाएगा। मेरा आईडी ज्वाइन करोगे सर तो PDF जाएगा, ठीक है। आप समझ लो कि किसी का GF का फोटो देखना चाहते हो या फिर PDF देखना चाहते हो, ठीक है सर। आ जाना। एक बात आप सभी से और कहना चाहता हूं, यूट्यूब पे तो सिर्फ हम आपको देखते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें आप देखते हैं। अगर आपको भी दिखाना है सर तो आप मेरा इंस्टा आईडी को ज्वाइन कर लो। मेरा इंस्टा आईडी है संदीप, क्या है सर? ये संदीप 18420। अरे मास्टर आजकल तुम इंस्टा का खूब प्रमोशन कर रहा है, ठीक है सर। चलो आ जाना सर। आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो 2 नंबर सवाल, जल्दी से जल्दी वीडियो को रोको और सभी कोई कोशिश करो और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, ठीक है सर। आना। कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की खंभे की पार करेगी कितना देर में? देखो सर समझ लेना। कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। देखो एक रेलगाड़ी है, पहले समझ लेना, सवाल को पहले समझ लेना। मैं आपको इतना क्यों समझाना चाह रहा हूं। एक रेलगाड़ी है, ठीक है सर। यहाँ पे सोचना ये रेलगाड़ी जो है एक खंभा को पार कर रहा है। सपोज डेट मान लो ये क्या हमारा ये खंभा है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये खंभे है। आ जाना। ये हमारा खंभे है, ठीक है। अब सोचना ये रेलगाड़ी है, ये खंभे है। अब रेलगाड़ी की जो चाल है मेरे भाई वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। रेलगाड़ी का जो चाल है वो हमारा कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल कितना है? इसका चाल जो है वो आपको है 50 किलोमीटर। अरे भाई का है तू बहुत दिन के बाद 2 दिन से नहीं ना पढ़ाए थे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सोचना रेलगाड़ी का जो है हमारा चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो रेलगाड़ियाँ है ये वाला खंभा को कितने समय में पार कर जाता है? तो रेलगाड़ी जो है वो खंभे को हमारा 100 मिनट कितना है रे चलती है तो 100 मीटर लंबाई रेलगाड़ी। अच्छा सॉरी, हमसे क्या पूछा कितने समय में पार कर जाएंगे? हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। हमें लंबाई पता है रेलगाड़ी की। हमें लंबाई पता है किसका? रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी का जो हमें लंबाई दिया हुआ है वो आपको 100 मीटर है। तो हमसे पूछा कि कितना समय में रेलगाड़ी इस खंभे को पार कर जाएगा। देखो सर ऐसे समझना सवाल को।
जब भी आपको सवाल बोले कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रहा है, पोल को पार कर रहा है, खंभे, पोल, ये सब चीज़ें जो होती है ना वो निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है। आप सोचो मेरे भाई कि जब ये खंभा है तो ये खंभा को जब रेलगाड़ी पास कर रहा होगा ना तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी का लंबाई देखेंगे, ना कि खंभे का लंबाई देखेंगे। ठीक है, खंभा, पोल, जब भी आपको सवाल में बोले कि एक रेलगाड़ी खंभा को पार कर रहा है, पोल को पार कर रहा है, एक पेड़ को पार कर रहा है, ऐसे केस में ये सब का दूरी नहीं देखते हैं। किसका किसका? ये पोल का, ठीक है, ये खंभे का, ठीक है, पेड़ का, ठीक है, ये सभी का जो होता है वो लंबाई जो है वो सर आपको जीरो ले लेना होगा। क्या मान लेना होगा? जीरो मान लेना होगा। ठीक है, आप पहले इस दिमाग में नोट कर लो, अपने कॉपी में ये बात को नोट कर लो कि खंभे, पोल, पेड़, ये सब निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है। ये सब वस्तु का कोई लंबाई नहीं होता है रे मेरे मोहतरमा। ठीक है, अब सोच लेना सर, जब हमारा ये रेलगाड़ी जो है सर एक पोल को पार कर रहा है, एक खंभे को पार कर रहा है, इसका मतलब ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई देखेंगे, ना कि खंभे का लंबाई देखेंगे। हाँ, कहेगा एक आदमी को पार कर रहा है तो इसका भी निग्लिजिबल डिस्टेंस वाले वस्तु होता है, इसमें भी आदमी का लंबाई हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ओनली फॉर रेलगाड़ी का लंबाई देखेंगे। तो हमें रेलगाड़ी का लंबाई कितना है सर? आपका 100 मीटर है। रेलगाड़ी की चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, सबसे पहले ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल दे तो 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 5/18 से जब गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। सर यहाँ तक किसी को दिक्कत, ऐतराज नहीं ना है सर? आ जाना। अब देखो सर, इसको काट देना, 9 बार में चल जाएगा खोपचे में, ये 25 बार में खोपचे में चल जाएगा। ठीक है सर, इसको गुना कर देना, 5×5 = 25, अब 5×10 यानी कितना? ये आपको 125/9 हो जाएगा। 125/9 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया? चाल। नया चाल कितना हो गया? 125/9 मीटर प्रति सेकेंड। लंबाई पता है, हमसे पूछा समय। आप जरा बता दो कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। जहाँ पे हमें समय निकालना है तो चाल यहाँ आ जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना है? 100 मीटर है। आ जाना, दूरी 100 है, हमें चाल कितना है? तो 125/9, ऐसे है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो 50 में 5/18 से गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। किस में बदल जाएगा? मीटर प्रति, चलेगा। हाँ, तो हमने क्या बोला मेरे भाई? हमने बोला है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा, इधर देखो ऐसा ही लिख लो तुम। अच्छा रुक जाओ, इसको बताने के बाद हम लिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखो अब आ जाना, यहाँ पे हमारा चाल कितना है? 125/9 आ गया है, इसको कर दो 125/9 कर दो। आप सोच लेना मेरे भाई कि अब इसको क्या करना है कि जब इसको हम आगे लेकर के चलेंगे ना तो ये हमारा 9 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 × 9 और बट्टा कितना? 125। इसको 25 चौका 100, 25 25, ये हो जाएगा आपका कितना? 9 चौक 36, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई? इसको जरा काटो यहाँ पे, तो ये कटेगा कितना पता है? 7×5 = 35, ये 7 बार में, और यहाँ पे कितना बच गया सर? ये आपको 7×5 = 35, एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी 5×2 = 10, यानी ये हमारा आ गया 7.2 सेकेंड। कितना सेकेंड? 7.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। देखो सर, अब जो है ना वो सारा क्वेश्चन हम खुद से टाइपिंग करवा करके लाएंगे, क्योंकि सर वो बुक वाला जो रहता था ना वो थोड़ा सा सही से आपको दिखाई नहीं देता था, सही से विजिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, लेकिन सर अब जो है वो पूरा का पूरा आपको हम खुद से सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, अब जरा बता देना सर कि ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से इसको पहले नोट कर लो, अब आपको बता देना चाहता हूं। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा से जाना होगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाइएगा तो आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जब आपको मीटर प्रति सेकेंड दिया रहेगा, इससे आपको जाना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें आपको गुना करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, हमने क्या बोला? मेरे बात समझ में नहीं आया? देखो, अगर जैसे सपोर्टेड मान लो कि 36 किलोमीटर ये प्रति घंटा है, ठीक है, इसको बदलना है हमें मीटर प्रति सेकेंड में। हमें किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो ये 36 में
ये आपको 5/18 से गुना कर देना है। कहिएगा सर जी कैसे, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि 5/18 से कब करेंगे और 18/5 से कब करेंगे। अच्छा, ये बड़ा कौन है, देखो ये हमारा छोटा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, बड़ा है। अब आ जाना, हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, यानी कहने का सेंस है कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है। जब बड़का से जाना होगा छोटका में तो छोटके से गुना। हमने क्या बोला कि जब बड़ा यूनिट से जाना होगा छोटा यूनिट में तो छोटे से गुना, ठीक है। यानी कि छोटा हमारा 5/18 होता है तो इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी 15 ये हमारा 2 बार में कटेगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज मान लो मेरे भाई कि ये आपको है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 50 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये 50 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब सोचो, हमें बदलना है, इसको बदलना है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। आप सोच लो, ये मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट की छोटा यूनिट है, मीटर प्रति सेकेंड से ये बड़ा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकंड से बड़ा होता है। तो जब छोटका से जाना होगा बड़का में तो बड़के से गुना, तो बड़का हमारा ये है क्योंकि 18/5 बड़ा होता है इससे, यानी 18/5 से इसमें गुना कर दो, यानी हो जाएगा 50 गुने 18 कितना 5, 15 के 50, यानी ये हमारा हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना सर? अब आप बदल दीजिएगा, मेरे को पता है ना कि अब आप बदल दीजिएगा कि किलोमीटर से प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा। ये सब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट न सिर्फ आपको एसके साइंस क्लासेस पे ही मिलेगा, ठीक है। आ जाना, चलो सवाल नंबर हम लोग आते हैं 3 की तरफ सर, ठीक है। आओ, ये 3 नंबर सवाल जो है ना सर, आप लोग थोड़ी सी गौर करना और दिल से सोचोगे ना तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। दिमाग से सोचोगे तो भी बन जाएगा, बट अगर दिल में किसी और को रखोगे, दिमाग में ये सवाल को सोचोगे तो नहीं बनेगा मेरे भाई। दिल एकदम साफ रखो, दिमाग में हर चीज़ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ब्रेकअप मत कर लेना मतलब रखना लेकिन कंट्रोल करके रखना उनको, ठीक है। चलो ये इसको हटाओ ना, ये क्यों इतना गड़ता है ना पैर में कभी कभी। हो ला 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 हे कहता एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। अच्छा, एक भिन्न का हर, सबसे पहले आप जरा ये बता दो कि भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर या हर बट्टा अंश, अंश बट्टा हर क्या होता है, अंश बट्टा हर, ठीक है। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। हमें क्या बोला कि एक भिन्न हर अंश से 5 अधिक है, हर जो है वो अंश से 5 अधिक है। फिर क्या बोला, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है, 8/7 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न क्या होगी, देखो सबसे पहले आप समझ लो कि हमने माना कि अंश जो है x है, माना कि अंश क्या है, x है। देखो यहां पे समझना, कहता है एक भिन्न हर अंश से 5 अधिक है। एक भिन्न है जिसमें जो अंश है, जो हर है वो अंश से 5 अधिक है। यानी कहने का सेंस है कि हमने माना कि अंश जो हमारा है वो कितना है, अंश हमारा x है। तो ऐसे केस में भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। जहां पे देखना अंश जो हमारा है वो क्या है, x है। जब अंश कहता है क्या कि हर जो है वो अंश से 5 अधिक है, इसका मतलब जब अंश को हमने x माना तो हर हमारा क्या होगा, x + 5 होगा। हम नहीं बोल रहे, ये सवाल बोल रहा है। सवाल बोला है कि एक भिन्न का हर जो है वो अंश से 5 अधिक है, हर जो है वो अंश से 5 अधिक है। इसका मतलब अगर हमारा अंश अगर हमारा x है तो हर जो होगा हमारा वो x + 5 होगा। अब क्या कहता है, अब प्रश्न से आना। अब प्रश्न क्या कहता है कि अंश में 7 जोड़ने पे, अब इसमें क्या करो ना कि अंश में 7 जोड़ दो। जब अंश में 7 जोड़ेंगे तभी हो जाएगा x + कितना 7 हो जाएगा। अब बट्टा में नीचे कितना x + 5 है, तब जो है वो हमारा हो जाता है 8/7। तब क्या हो जाता है 8/7। तो ऐसे केस में मूल्य भिन्न क्या होगा वो हमें बता दो।
तो ऐसे केस में ओरिजिनल भिन्न क्या होगा वो हमें बता दो, ठीक है। आ जाना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, गुना कर दो, उल्टा पुल्टा गुना करने आता है कि वो नहीं करने आता है? रे बकलोला कितना कोई होने आता, देखो इधर ऐसे ऐसे गुना करो। ए हो जाएगा हमारा 7x, इससे गुना करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। आ जाना, इसको इससे गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये हमारा देखो यहाँ पे 49 है ना, ये हमारा +40 है, इधर आएगा -40 हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर आएगा कितना -40 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हमारा इधर 8x है, ये हमारा इधर 8x है, ये इधर जाएगा तो आपको -7x हो जाएगा, यानी इसको करेंगे तो ये 9 आएगा, यानी x का मान कितना आएगा 9 आएगा। हमसे पूछा है ओरिजिनल भिन्न, हमसे क्या पूछा है ओरिजिनल भिन्न, हमसे क्या पूछा ओरिजिनल भिन्न। भिन्न बराबर क्या होता है अंश बट्टा हर, अंश को हमने क्या माना x, हर में कितना जुड़ जाता है 5 जुड़ जाता है, यानी x बट्टा कितना हो जाएगा x + 5, यानी कहने का सेंस है कि x का मान कितना आया है, x का मान 9 आया है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 5 कितना 14, यानी कितना 9/14, यानी ऑप्शन नंबर कहीं आपको दिखाई दे रहा है 8 9 5 कितना 5 है ना रे, 9 5 14, यानी हमारा 9 कितना 14, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर एक बार समझ में अगर आपको आया मेरे भाई तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है सर। चलो हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। कितने नंबर सवाल की तरफ आते हैं सर? ये 3 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, वो भी शिद्दत से प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है सर। आ जाओ, कहता है ना 3 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल क्या कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, कहता है यदि 4 + 3 रूट 5/5, यही ना है रे, यदि 4 प्लस क्वेश्चन ही ना, हाँ देखो कहता है सवाल ऐसे दिया हुआ है 4 + 3 रूट 5, अब बट्टा में कितना है √5, ये बट्टा में, ये पूरा के बट्टा में √5 है, ठीक है। अब बराबर कितना है a + b √5। अब देखो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, ये 4 + 3 √5 है ना, ये 4 + 3 √5 है ना, बट्टा में कितना √5 है ना, तो ये रूट जो 5 है ना, ये वाला √5, ये ऊपर में भी इससे गुना कर दो और √5 से नीचे में भी गुना कर दो। जब दोनों साइड गुना करेंगे सर तो ये √5 से 4 में गुना करेंगे तो ये 4 √5 हो जाएगा। ये √5 से इसमें गुना करेंगे तो ये पहले से 3 है, और ये √5 को ये √5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब बट्टा में हमारा कितना है √5 है, अब बराबर में यहाँ पे सॉरी यहाँ देखो बट्टा में √5 है, अब बराबर में हमारा कितना था a + b √5 था, ठीक है। अब देखो ये वाला √5 को ये वाला √5 को ये वाला √5 से गुना करेंगे तो पूरा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना है a + b √5 है, ठीक है। a + b √5 है। अब देखना है आप ऐसे देखना, देखो यहाँ 5 है ना, यहाँ पे कितना है सर, ये आपको 4 √5, यहाँ पे क्या है ऐसे देखो, इसको ऐसे लिख दो ना, अलग अलग करके लिख दो ना, कुछ नहीं करो। ये 4 √5 है ना, ये 4 √5 है ना, इसके बट्टा में ये वाला 5 कर दो, ठीक है, क्योंकि ये जो 5 है ना ये इसके साथ भी बट्टा में है और इसके साथ भी बट्टा में है, ठीक है। प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 5×3 इसको गुना करेंगे तो 5×3 हो जाएगा, ये 15 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर में हमारा कितना है a + b √5, ठीक है। आ जाओ इसको लिख सकते हैं 4/5 √5 प्लस में कितना हो जाएगा 5×3 3 बार में, यानी a + b √5। अब देखो मेरे भाई आंसर यहीं से कर देना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखना √5 के कोएफिशिएंट में b है, √5 के गुना में b है, √5 के गुना में 4/5 है, √5 के गुना में b है तो √5 के गुना में 4/5 है, इसका मतलब b का मान हो गया 4/5, b का मान क्या हो गया 4/5, ठीक है। आ जाना, और a के गुना में सिर्फ ओनली फॉर a है, यहाँ पे इसका मतलब a बराबर कितना हो गया 3 हो गया। हमसे ओनली फॉर पूछा है b का मान बता दो, अगर आपसे a का मान पूछता तो a का मान 3 होता, लेकिन हमसे पूछा है b का मान तो 4/5 होगा, यानी 4/5 बोले तो ऑप्शन नंबर आपका b हो गया, ठीक है। चलो आ जाना, सवाल नंबर हम लोग आते हैं 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, ये लॉग का सवाल है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को सरियाने दो अच्छा से, क्वेश्चन को हमको लिखने दो। क्वेश्चन बोला है लॉग 2/3 गुने, फिर बोला है लॉग 3/4 गुने, फिर हमें बोला है लॉग 4/5 गुने, फिर हमें बोला है लॉग 5/6 गुने, फिर हमें बोला है लॉग 6/7, ठीक है। क्या बोला है 6
बेस 7 गुने हमें फिर क्या बोला है log 7 बेस 8। सवाल इतना दिया हुआ, ठीक है। सवाल ये है, मैंने क्या बोला, सवाल ये है, इसका आंसर करो। जल्दी से जल्दी लगा दो जोर मेरे भाई। आप में जितनी ताकत है ये पूरी ताकत को झोंक दो इस सवाल को बनाने में, ठीक है। देखो सवाल क्या बोला है, आ जाना। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अभी मैंने लॉगरिथम का 1 शॉट क्लास लिया है। लॉगरिथम का भी हमने 1 शॉट क्लास लिया है, ठीक है। सर्च कर लेना यूट्यूब पे लॉगरिथम पॉलिटेक्निक मैथ एसके साइंस क्लासेस, आपको मिल जाएगा 1 शॉट वीडियो मेरा, ठीक है। या फिर उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। आ जाना। देखो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब log a बेस b होता है ना, जब log a बेस में और ये b होता है ना, तो ऐसे केस में इसको हम लोग लिख सकते हैं log b बट्टा log a। क्या लिख सकते हैं, log b बट्टा log a। यहाँ पे ये हमारा a का काम कर रहा है, ये हमारा b का काम कर रहा है, तो ऐसे केस में इसको हम लिख सकते हैं log 3 अब बट्टा में log कितना 2। आ जाना। फिर इसको हम लिख सकते हैं log ऊपर में 4 और नीचे में कितना log 3 कर देंगे। आ जाना। फिर इसको क्या हम लिख सकते हैं log 5 और नीचे में log 4 कर देंगे। आ जाना। इसको लिख सकते हैं log 6 और बट्टा में नीचे log 5 कर देंगे। इसको लिख सकते हैं log 7 और बट्टा में नीचे log 6 कर देंगे। आना। इसको लिख सकते हैं log 8 और बट्टा में log नीचे 7 कर देंगे। यहाँ तक लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, अभी तुरंत हमने आपको बोला है कि log a log b। अभी हम तुरंत आपको हमने बोला है क्या कि log a बेस b, जब ये वाला a बेस में हो ये वाला b यहाँ पे हो, तो ऐसे केस में लिख सकते हैं log b बट्टा log a, ठीक है। अब आ जाना। इसको अब क्या करेंगे, थोड़ी सी इस बात को समझ लेना मेरे भाई। log 2 से सॉरी नहीं, log 3 से log 3 खोपचे में, log 4 से log 4 खोपचे में, log 5 से log 5 गला ससुराल, log 6 से log 6 गला नानी घर, log 7 से log 7 गला खोपचे में सर। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब बच गया ये ऊपर में बच गया log 8, ठीक है। ऊपर में क्या बच गया log 8, ऊपर में बच गया log 8, ठीक है। ऊपर में बच गया log 8 बटा नीचे में क्या बच गया log 2। अब यहाँ पे सोच लेना, क्या ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब अब बट्टा 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब बट्टा log कितना है 2। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाए थे लॉगरिथम के चैप्टर में कि जब log a log b पे पावर m, जब ऐसे केस में ये पावर पे पावर हो जाए, ये पावर पे पावर हो जाए, तो ये वाला पावर जो होता है वो आगे आकर के गुना में आ जाता है, ठीक है। ये कहाँ जाता है, आगे आकर के गुना में हो जाता है, नहीं m log a बेस b, ठीक है। आ जाना। इसी प्रकार से ये वाला पावर ऊपर चला गया, इसका मतलब ये 3 आगे आ जाएगा और log 2 अब बट्टा में log 2। आ जाना। ये log 2 से log 2 खोपचा में गया, यानी आंसर ओनली फॉर कितना आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। अब देखो आपके ऑप्शन में 3 कहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। सबको समझ में आया, मैथ सबको बुझाया, सभी के दिल तक मैथ गया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर अगला 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और ये सवाल हर किसी को मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जब सवाल आपके सामने ऐसा आ जाए, जब सवाल आपके सामने ऐसा आ जाए, जब सवाल में आपको बोल दे कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पे बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। जब एक ही सवाल में सेम वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे, तो ऐसे केस में ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सर, यही चाय ना है, यही चाय पे ना एक बार क्या बोला कि एक बार वृद्धि हो गई, यही चाय पे एक बार वृद्धि हो गई और यही चाय पे एक बार क्या हो गया, कमी हो गया। क्या हो गया, कमी हो गया। यानी कहने का सेंस है कि हमें क्या बोला है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, अब देखो सर, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, फिर चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई, तो आय की प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो गई। देखो इसके लिए हमने एक फार्मूला लगाया है, जिस फार्मूला का नाम है ए बी फार्मूला, जिस फार्मूला का नाम है आपको ए बी फार्मूला। आ जाना। ये फार्मूला आपको बहुत कम जगह मिलेगा मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, मेरा ट्यूनिंग ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला को हमने ही बनाया, नहीं, हमारे गुरुजी भी हमको पढ़ाए थे, ठीक है। ऐसे केस में ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%, ठीक है। आ जाना। अब देखो हमें बोला चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, जब बोलेगा बढ़ोतरी ना तो इसको प्लस 20% करेंगे, ठीक है। आ जाना।
अब फिर बोला है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी, तो अभी बी का मान -25 कर देंगे। कमी कहेगा तो माइनस लेंगे, बढ़ोतरी कहेगा तो प्लस लेंगे। ठीक है, आ जाना। परसेंटेज तरसेंटेज नहीं हो लिखेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत इससे नहीं है। ठीक है, आ जाना। अब देखो ऐसे आना, ए का मान कितना लेंगे, 20% लेंगे, प्लस में आ जाना प्लस। बी का मान कितना, यहाँ पे प्लस बी है, बी का मान कितना लेंगे, 25 लेंगे, तो इसको कर दो 25, आ जाना प्लस। ए गुने बी, ए का मान 20, बी का मान 25, यानी 20 गुने -25 आ जाना, बटा में कितना है 100%। अब देखो ऐसे करो, ये हो गया 20, ये हमारा -25 है ना, क्योंकि बी का मान यहाँ देखो -25 है। तब देखो ये वाला माइनस को गुना करो प्लस के साथ, माइनस को गुना करो प्लस के साथ, तो -25 हो जाएगा। अब देखना ऐसे करना, अब देखो ये वाला माइनस को गुना करो ये प्लस के साथ, तो हो जाएगा माइनस, ऊपर में क्या है 20 गुने 25 हो गया। अब बट्टा में नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखो ये इसको काट दो तो 2500 5 बार में चल जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार में खोपचे में चल जाएगा। यहाँ पे बच गया 20 में से 25 घटेगा तो ये -5 बचेगा, यहाँ पे भी -5 बचा, यानी कहने का सेंस है -10% आया। यानी कहने का सेंस है कि माइनस अपने आप को बता रहा है कमी। क्या बता रहा है, कमी। यानी कहने का सेंस है कि आय में प्रतिशत क्या हुआ, कमी हुआ। आय में प्रतिशत क्या हुआ, कमी हुआ। यानी कितना का कमी हुआ, तो 10% का क्या हुआ, कमी हुआ। कितना का कमी हुआ, तो 10% का कमी हुआ। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया कि ये भी फार्मूला क्या होता है। अब सबको बुझा गया कि ये भी फार्मूला क्या होता है मेरे भाई। अगर बुझा गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारा हमेशा से मकसद रहता है सर कि मैं आपके लिए क्या पढ़ा दूं, किस तरह से पढ़ा दूं ताकि आपके दिल में सीधे चले जाए। ठीक है, तो आप ये भी फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाना। अगला सवाल जो है सर, ये भी बड़ा लाजवाब सवाल है। हमें बोला है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पे खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो कहता है चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पे खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो सर, हमें क्या बोला है कि सपोज मान लो कि पहले चाय 100 रुपया था। ठीक है, चाय पे नहीं एग्जाम्पल, रसगुल्ला मान लो पहले 100 रुपया केजी था। ठीक है, हमारे पिताजी ने हमको डेली कहते थे कि 1 केजी रसगुल्ला तुम जब क्लास से आना तो घर लेते आना। 100 रुपया मिलता था डेली घर के खर्चा के लिए। अब वो डेली हमने 100 रुपया का रसगुल्ला घर लेकर के जाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि रसगुल्ला का मूल्य में कमी हो गया। अब देखो, अब रसगुल्ला देने लगा 80 रुपया केजी, 80 रुपया केजी देने लगा। ठीक है, अब हमको पापा बोलने लगे कि अभी भी तुमको 100 रुपया मिलेगा और 100 रुपया में अब 1 केजी से हमको ज़्यादा रसगुल्ला देगा, क्योंकि 100 रुपया केजी तो पहले देता था, अब 80 रुपया केजी देने लगा रसगुल्ला। इसका मतलब है कि हमारा 100 रुपया में अब हमारा रसगुल्ला जो होगा वो 1 केजी से ज़्यादा होगा। पैसा उतना ही देंगे लेकिन हमारा खर्च जो होगा सर, वो जो बचत हमारा रसगुल्ला जो होगा वो ज़्यादा देगा। खींचता होगा तुम लोग रसगुल्ला कलर, सही बात हमको पता है। ठीक है, खर्च हमारा उतना ही होगा लेकिन उसमें हम ज़्यादा चीज़ खाएंगे अब। ठीक है, उतना ही पैसा में। इसीलिए ये बोला है कि चाय का मूल्य 25% की कमी हो गया। सपोज मान लो कि पहले उनके घर में 1 लोटा डेली चाय बनता था। लोटा समझता है, जग समझता है, हाँ, एक कुकर समझता होगा। 1 कुकर डेली चाय बनता था। जब 1 कुकर डेली चाय बनता था तो मान लो सर कि उस टाइम चाय का जो कीमत था वो 100 रुपया था। ठीक है, जब पहला कीमत जो चाय का था वो 100 रुपया था, तो ऐसे केस में उनके घर में 1 कुकर डेली चाय बनता था। ठीक है, अब क्या हो गया कि घर वाला कहने लगा, उनके गार्जियन जो पैसा जो देते थे वो कहने लगे हैं कि चाय के मूल्य में 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब सोचो, चाय पहले 100 रुपया में देता था तो घर में 1 कुकर चाय बनता था। अब जो है सर हमारा चाय के मूल्य में कमी हो गया। अब सोचो कि जब 100 रुपया का जब वो चाय लाते थे तो 1 कुकर चाय बनता था, अगर अब वो 100 रुपया का चाय लाएंगे तो 2 कुकर चाय बनेगा, क्योंकि चाय के मूल्य में तो कमी हो गया। अब सोचो सर, अब वो चाय देने लगा 75 रुपया। सपोज पहले 100 रुपया देता था तो अब वो 75 रुपया पैकेट देने लगा। तो ऐसे केस में कहने लगे उनके घर वाले कि अभी भी तुमको 100 के जगह 75 के जगह 100 ही देंगे, तो चाय खर्च ज़्यादा होने लगेगा, अब हम लोग ज़्यादा अब खाने लगेंगे। ऐसे या नो सर? अब सोचना, तो हमसे क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो सर, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, पैसा अपरिवर्तित रहे, पैसा में कोई परिवर्तन नहीं रहे, सोबे का तो सोबे खर्चा। अब सोचो,
पहले कितना मिलता था सर 100, अब कितना देने लगा 75। कितना की कमी हुई 25 की कमी हुई। कितना पे कमी हुआ मेरे भाई 25 से कमी होकर के कितना चला गया 75 पे चला गया। परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। 25 या 75 3 से 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 33.1/3%। 33 पूर्णांक ये हमारा लिखा हुआ 33 सही 1/3%। सबको बुझाया कि नहीं बुझाया? फिर से एक बात को मैं समझा देना चाहता हूं। पहले हमारा जो चाय था वो 100 रुपया मिलता था, अब इसके में 25% की कमी हो गई, तब ये चाय 75 मिलने लगा। अब सोचो मेरे भाई कि कितना का कमी हुआ, ये 100 में 75 कितना का कमी हुआ 25 का कमी हुआ। कितना हो गया तो 75 हो गया। परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। 25 या 75 3 से काटेंगे तो 33.1/3% आएगा। इस बात को सभी को समझ में आया, सभी के दिल तक गया, मैथ सभी के खून तक दौड़ा। मेरा मकसद तो यही है सर, कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो सर, अब यहाँ पे सोचना सर, सवाल देखो ऐसे है, सवाल थोड़ा सा टेढ़ है, ठीक है, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन सर सवाल को मैं कर दूंगा सोझा। सवाल बोलता है कि ABCDEF एक समष्ट भुज है, समष्ट भुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा A है। इस समष्ट भुज की विकर्ण AC की लंबाई क्या होगा? सबसे पहले हमको एक समष्ट भुज बनाना होगा। रुको रे, देखो ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब 6 को हो गया, ठीक है। आ जाओ, अब 6 भुजा हो गया इसका, देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये हमारा क्या है F है। अब क्या बोला है कि इसकी प्रत्येक भुजा जो हमारा वो सेम है, यानी A भी A है तो 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 A भी A है। अब सोचो, कहता है ABCD के समष्ट भुज की प्रत्येक भुजा A है तो समष्ट भुज के विकर्ण AC की लंबाई बता दो, यानी ये वाला विकर्ण AC बता दो। सबसे पहले इस बात को समझ लो कि इसका जो कोण होगा, यानी हमारा ये वाला जो कोण होगा सर, ये सभी कोण, ये जो कोण होता है वो हमारा कितना होता है, विकर्ण का कोण जो होगा वो हमारा 120 होगा। कितना डिग्री होगा इसमें? कोण ABC जो होगा वो हमारा 120 डिग्री होगा। जब आपको 6 भुजा रहेंगे तो ऐसे केस में कोण जो होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। चलो आ जाना सर, ये कोण 120 होगा। हमसे क्या पूछा? विकर्ण पूछा। हमसे क्या पूछा? हमसे विकर्ण पूछा, यानी विकर्ण AC पूछा, ये ना रे, विकर्ण AC पूछा, ठीक है। आ जाना, विकर्ण AC, जब AC निकालना होगा तो विकर्ण AC का जब लंबाई निकालेंगे तो ऐसे केस में कर देंगे, ठीक है। अब प्लस कर देंगे BC का स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे 2AB इंटू BC इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आ जाओ, हम कौन कौन मेरा सदिश का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। AC का मान हमको निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर सभी का सभी A है, सभी का सभी A है, सभी का सभी A है, सभी का सभी A है इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है सर। आ जाना, ये हमारा हो जाएगा 2A स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा -2A स्क्वायर। कॉस 120 का मान होता है -1/2, ये याद कर लेना। ये कॉस 120 का जो मान होता है वो -1/2 होता है, ये याद कर लेना, ठीक है सर। आ जाओ, ये हमारा 2A स्क्वायर हो गया माइनस। देखो, अब देखो सर, यहाँ पे सोचना, ये वाला माइनस को गुना करेंगे, ये माइनस के साथ तो हो जाएगा प्लस। यहाँ पे क्या हो गया आपका 2A स्क्वायर गुने 1/2। अब क्या करो सर, देखो ये 2 से ये 2 गला खोपचे में, सर जी कहाँ गया? खोपचे में गया। यानी कहने का सेंस हमारा क्या है? हमारा कहने का सेंस है, मेरा कहने का सेंस है कि अब जो हमारा है ये AC स्क्वायर, ये अब जो हमारा है ये AC स्क्वायर बराबर ये 2A स्क्वायर में से यहाँ पे बचा एक A स्क्वायर, यानी कितना हो गया? देखो 2A स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे A स्क्वायर और बचा हुआ ये वाला, ठीक है। तो ये AC बराबर क्या हो गया? तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3A स्क्वायर। ये स्क्वायर के बदले हम क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा, लेकिन रूट 3 पे रहेगा, लेकिन A पे रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि A पे स्क्वायर है, 3 पे स्क्वायर नहीं है, और ना तो 3 किसी का स्क्वायर होता है, इसलिए 3 पे रूट रहेगा, A पे नहीं रहेगा, यानी रूट 3A। कितना? A रूट 3, ठीक है। समझ में आया इस बात को? ये बात आप सभी को समझ में आया? अगर आया तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। क्या कमेंट करना? कि तेरी आंखों में
मेरा चेहरा दिखता है, इतने ऐबे करता है, इससे ज़्यादा ऐबे नहीं करता है। जिस दिन इससे ज़्यादा आ जाएगा ना सर, उस दिन पता लो, बस समझ लो कि तुम्हारा मास्टर पढ़ाना छोड़ करके ये सॉन्ग गाने लगेगा, ठीक है। वो भी भोजपुरी नहीं गाएंगे हम, एकदम गाएंगे जो होता है ना तागड़ा वाला गाएंगे सर, ठीक है। आओ, कहता है ना कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, भुजा का कर्ण का प्रक्षेप क्या होगा। देखो सर, सबसे पहले इस बात को समझ लो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की जब भुजा 8 सेंटीमीटर है तो प्रक्षेप हमसे पूछा, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। जब आपसे पूछेगा प्रक्षेप तो होता है कर्ण बट्टा कितना, कर्ण बट्टा आपको 2 होता है, ठीक है सर। कितना होता है, कर्ण बट्टा 2 होता है, ठीक है। कितना होता है, कर्ण बट्टा 2 होता है, ठीक है। अब आ जाना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की। अच्छा, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु का मतलब पता है क्या, कि एक देखो यहाँ पे ऐसे समझ लेना, देखो मतलब एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, और जिसकी हमें क्या दिया हो, भुजा कितना 8 है। सोच लो सर कि जिसका भुजा कितना है, 8 है, त्रिभुज की भुजा कितना है, 8 है। तो हमसे पूछा है विकर्ण, देखो ये सॉरी ये हमसे क्या पूछा है, ये वाला देखो हमसे पूछा है कर्ण, कर्ण पहले बताओगे तब ना प्रक्षेप बतेगा। नहीं समझा सवाल रे, देखो कहता एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 है, तो सबसे पहले इसका कर्ण बता दो, ठीक है। कर्ण भुजा, ये ऐसे सोचना, समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर है, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 8√2, ठीक है। 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर, ठीक है। हमें बोला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, यानी कहने का सेंस है ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। लेकिन हमें दिया हुआ भुजा 8 है, ठीक है। ये भुजा 8 और ये भी भुजा कितना है, 8 है, दोनों भुजा 8 है। तो हमसे ये वाला कर्ण बता दो, तो ये कर्ण आ जाएगा कितना 8√2। हमसे पूछा प्रक्षेप, क्या पूछा है, प्रक्षेप बराबर होता है कर्ण बट्टा 2, कर्ण कितना है 8√2 बट्टा में कितना 2, आ जाना। इसको काटेंगे सर, ये 8 है ऊपर में, आ जाना, ये 8 को काटो ना, इससे 4 बार में चल जाएगा खोपचे में, यानी 4 रूट कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। समझ में आया तेरे को, नहीं आया फिर से समझो। हमें बोला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी कहने का सेंस है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज बोला ना, इसका मतलब उसका 2 भुजा बराबर है और दोनों का दोनों 8 है। तो सबसे पहले ये वाला कर्ण बता दो, तो कर्ण हो जाएगा 8√2। हमसे पूछा प्रक्षेप पूछा है, तो प्रक्षेप बराबर होता है कर्ण बट्टा 2, तो कर्ण का वैल्यू है 8√2 बट्टा में 2, यानी 4√2। यहाँ तक सबको दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा मकसद ऐसा है सर, ठीक है। चलो आ जाना, ये मैथ का अंतिम सवाल है सर, इसके बाद हम केमिस्ट्री फोड़ेंगे फिर फिजिक्स फोड़ेंगे, ठीक है। आओ, कहता है सर क्या, कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर कोण आंतरित करता है। देखो सबसे पहले समझ लेना कि ये हमारा वृत्त है, वृत्त का ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या चाप है। देखो ये जो ए बी है ना, वो ए बी हमारा चाप है जो कि हमारा 22 दिया हुआ। इसकी त्रिज्या जो है वो हमारा कितना है 28 है, दोनों त्रिज्या बराबर होगा। हमसे क्या पूछा है सर कि कौन आंतरित करता है, ये वाला कौन कितना आंतरित करेगा, हमसे यही पूछा है, ठीक है। आ जाना, सबसे पहले आप ये समझ लो कि चाप की लंबाई क्या होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2πr, ठीक है सर। आ जाना, चाप की लंबाई हमें दिया हुआ 22, आ जाना, यहाँ पे थीटा का मान हमको निकालना है, बट्टा में नीचे 360 है, यहाँ पे 2 है, आ जाना। पाई का मान होता है 216 बट्टा 7, 22 बट्टा 7 होता है बकलोला, त्रिज्या यहाँ पे 8 होता है, ठीक है। आओ जरा सोचना सर जी, मेरे से सोचना ना, मैं सोचाऊंगा आपको। ये 7 से गला 28 खोपचा 4 बार में, आ जाना सर। अब ऊपर क्या बच गया, 2 गुने 22 गुने 4, इसको नीचे लाओ, ये हो जाएगा 22 यहाँ पे है, ठीक है। ये पहले से यहाँ पे 22 है, ये यहाँ पे देखो ये ऊपर में है ना सर, तो ये नीचे आएगा, ये 360 है, नीचे में चल जाएगा, ऊपर में 360 है, ठीक है। आ जाना, ये सब हमारा ऊपर में आएगा नीचे, यानी 2 गुने 22 गुने 4। देखो ये 22 से 22 गलखी गंगा नहाए लेकिन खोपचे में। आओ इसको 4 से काटेंगे सर, तो ये कितना बार में कटेगा, 90 बार में कटेगा। इसको 4 से काटेंगे 360 को, तो ये 90 बार में कटेगा। 2 से 90 को काटेंगे तो ये 45 बार में कटेगा। यानी कहने का सेंस है यहाँ पे ओनली फॉर ये थीटा बच गया, यानी कहने का सेंस है कि थीटा का जो मान आया है वो कितना आया है, 45 डिग्री आया है। थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री आया है। सबको समझ में आया, सबको बुझाया, सबको सब तक के दिल तक गया, सभी के दिल तक गया कि नहीं गया। अगर गया आपके दिल के पास तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है सर।
चलो अब मैं आपको केमिस्ट्री फोड़ता हूँ सर। क्या फोड़ता हूँ? केमिस्ट्री फोड़ता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये हम लोग केमिस्ट्री को अब फोड़ते हैं सर। देखो एक बात और समझ लेना कि केमिस्ट्री में जितना भी सवाल हम आपके लिए लेकर के आया है ना, वो ज़्यादातर के आज की क्लास के लिए आपका थ्योरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा से आपका थ्योरी से लाए हैं, न्यूमेरिकल ना के ही बराबर लाए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में तो ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता है, आपको ज़्यादा थ्योरी पूछा जाता है, ठीक है। चलो आ जाना, ये आपका केमिस्ट्री का ये पहला सवाल है। थोड़ी सी जोर लगा देना मेरे भाई। सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना पानी के 180 ग्राम में मात्र को मोलों की संख्या क्या होगा? मोलों की संख्या देखो, पानी के 180 ग्राम में, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाना। हो ला 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 ला, हमसे पूछा पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या। इस बात को समझ लो, जब आपको निकालना होगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है ये अनुभार, ग्रामों का भार, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, आ जाना। इसके बाद आपको ये हमारा पानी है, तो ये पानी का हमारा भार क्या होगा? तो आप ये पानी का भार निकाल बटा में कर दीजिए, ठीक है। पानी का भार, ठीक है। आ जाना, पानी का भार, देखो यही फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। हमने आपसे क्या बोला कि मोलों की जब संख्या आपसे पूछे तो ग्रामों का भार, जो गिवेन वैल्यू रहेगा वो हमें दिया रहेगा, ठीक है। ये हमारा 180 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब आना, ये पानी का भार क्या होगा? तो देखो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। H हमारा हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है, 1 नंबर में हाइड्रोजन आता है, यहाँ 2 गुना में है, 2 गुना कर देंगे। ऑक्सीजन 8 नंबर में आता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार होगा वो दुगना हो जाता है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। जिसके पास रासायनिक भाषा बुक होगा वो आप देख लीजिएगा, जिनको याद होगा तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आना, तो ऑक्सीजन का हमारा परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 गुना में है, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये आपको 18 हो जाएगा। यानी पानी का जो अनुभार होगा वो कितना होगा? 18 होगा। 18 से इसको काटेंगे मेरे भाई, 10 बार में कट जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को बुझा गया कि नहीं बुझाया? एक बार जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि पढ़ो वही जो समझ में आवे, पढ़ो वही जहां तुम्हें समझ में आवे। मेरे चेहरा देखने के लिए मत आना तुम, क्योंकि मैं हमको चेहरा से प्यार नहीं होनी चाहिए, तुमको हमारी पढ़ाई से प्यार होनी चाहिए। अगर हकीकत में अगर मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता तभी आप मेरे पास पढ़िए, वरना नहीं पढ़िए मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना, एक ट्रस्ट नाम का एक चीज होता है मेरे भाई, ठीक है। आपको एक दूसरे पे विश्वास करनी चाहिए, और हमने तो बहुत सारे रिजल्ट दिया मेरे भाई, वो सभी का परिणाम यूट्यूब पे रखा हुआ है, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना पॉलिटेक्निक रिजल्ट, ठीक है सर, इसके साइंस क्लासेस, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आ जाना। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग मेरे पास पेड कोर्सेस में जुटना चाहते हैं, तो पेड कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा SK साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे एक बैच चल रहा है, जिस बैच का नाम है विजेता बैच, जिसका फी अभी 399 रुपया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सर देखो वो कोर्सेज जो है ना वो रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप कभी भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस है, बट लाइव में उसमें सेट प्रैक्टिस लाइव भी चलेगा, ठीक है सर। आ जाना, जिन लोगों को कोर्स खरीदना है, अगर आप खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, अगर आप दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे आपको क्या कर देना है? पेमेंट कर देना है। चाहे आप किसी से भी पेमेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी से भी पेमेंट करवाना चाहते हैं तो आप यही नंबर पे पेमेंट करवा दीजिएगा, चाहे पे फोन, चाहे पेटीएम, चाहे गूगल पे से, ठीक है। पेमेंट करवाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और व्हाट्सएप पे, यही व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, और जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना, तो आप रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ। आपको कोर्स में 10 मिनट के अंदर में जोड़ दिया जाएगा सर। आप मजे मजे में पढ़िए और मजे मजे में रिजल्ट कीजिए, ठीक है। चलो आ जाना, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना। केमिस्ट्री का ये दूसरा सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा, ठीक है। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है, वैसा गुण जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखो मेरे भाई, जो ताप पर निर्भर नहीं करता उसको हमको मोलरता नहीं कहते हैं, मोलता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलता कहते हैं, ठीक है। ये मोलरता नहीं होगा, मोलता कहते हैं, ठीक है। इस बात को समझ लेना। कितना लोग यही मारेगा, ये मार वो चल जाएगा खोपचे में सर जी, ठीक है। आपसे पूछेगा निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो वो मोललता होता है। क्या होता है सर? मोललता होता है, ठीक है। आ जाना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना।
हमसे बोला है ना कि पित्तल, कांसा और जर्मन सिल्वर में उपस्थित धातु होती है कौन सा। देखो पित्तल, कांसा और जर्मन सिल्वर में, तो सभी का सभी में Cu मतलब कॉपर उपस्थित होती है। पित्तल में जो कॉपर उपस्थित होता है ना मेरे भाई, कांसा में जो पित्तल उपस्थित होता है ना मेरे भाई, ये जर्मन सिल्वर में जो उपस्थित होता है ना, जर्मन सिल्वर में जो उपस्थित होता है ना, ये सभी का सभी में कॉपर की मात्रा, ये सभी का सभी में कॉपर की मात्रा, ये सभी का सभी में इसमें अगर कॉपर की मात्रा देखा जाए, तो पीतल में जो होता है वो आपको कॉपर की मात्रा 70 पाया जाता है, फिर इसमें 88 पाया जाता है, इसमें 70 पाया जाता है, ठीक है। पीतल में कॉपर की मात्रा 70 पाया जाता है, कांसा में कॉपर की मात्रा 88 पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर की मात्रा 60% पाया जाता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि पीतल में कॉपर की मात्रा आपको 70% पाया जाता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। कांसा में कॉपर की मात्रा 88% पाया जाता है, ठीक है। और जर्मन सिल्वर में कॉपर की मात्रा 60% पाया जाता है, इस बात को लिख लेना, ठीक है। चलो आ जाना सवाल नंबर आपको 14 की तरफ। 14 नंबर सवाल कहता है कि धातुओं में चमक होती है किसके कारण। तो धातुओं में जो चमक होती है सर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ठीक है। धातु जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि धातुओं में चमक होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। हमसे क्या पूछा कि धातुओं में चमक होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, ना कि ये सब के कारण नहीं होता, ठीक है। आ जाना। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि धातुओं में चमक होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ठीक है। आ जाना। 15 नंबर सवाल कहता है हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणुओं के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखो हीलियम को छोड़ करके सभी के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 8 होती है सर, ठीक है। हाँ, हीलियम को छोड़ करके सभी इलेक्ट्रॉनों की, जो हीलियम को छोड़ करके जितना भी तत्व है उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 8 होती है, ठीक है सर। आ जाना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि आवर्त वर्गीकरण में क्या बोला है कि आवर्त वर्गीकरण में तत्वों का व्यवस्थित किया जाता है। देखो सर, हमारा आवर्त वर्गीकरण मतलब आधुनिक पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल हम लोग अभी पढ़ते हैं, जो आवर्त सारणी हम लोग अभी पढ़ते हैं उसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु संख्या पे किया गया है। किस पे किया गया है? परमाणु संख्या पे किया गया है, ठीक है। तो उनके परमाणु क्रमांक बोले तो इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। हेलो, हाँ आना। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या बोला है कि आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। तो देखो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें उनके परमाणु संख्या पे मतलब परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। धातु और अधातु के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। आना सहसंयोजकता तथा विद्युत संयोजकता के अनुसार नहीं किया जाता है, ठीक है। उनके परमाणु भारों के अनुसार नहीं किया जाता है। ये परमाणु भार जो होता है ना सर वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किया जाता है, मेंडलीफ, ठीक है। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किया जाता है परमाणु भारों के अनुसार, ठीक है। आ जाना। तो हमसे पूछा आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है, तो आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। यह भी पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत किया गया है तो परमाणु संख्या पे। आपसे पूछेगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत किया गया है तो परमाणु द्रव्यमान पे। आधुनिक परमाणु संख्या मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। चलो यहां तक सभी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। 17 नंबर सवाल की तरफ आ जाना। कहता है हमसे क्या कि एलपीजी के रिसर्व का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। देखो एलपीजी रिसर्व का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? तो उसमें मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। क्या मिला जाता है? मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। क्या एथिल मरकैप्टन? क्या एथिल मरकैप्टन? क्या एथिल मरकैप्टन, जिसको हमारा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C2। ये एथिल मरकैप्टन, ये एथिल मरकैप्टन जो होता है सर उसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो C2H2
C2H होता है, ठीक है, C2H2HH होता है, C2H2SH होता है, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला है कि एलपीजी रिसर्व का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तो एथिल मरकैप्टन गैस मिलाया जाता है, जो हमारा एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला होता है C2H2SH होता है, ठीक है। आ जाना, अगर पूछेगा कि ये एलपीजी क्या है तो एलपी जो है सर हमारा वो एक गंधीय होती है। एलपीजी कैसी होती है, तो यह जो है वो हमारा गंधीय होता है, ठीक है। क्या होता है, गंधीय होता है, ठीक है। क्या होता है, गंधीय होता है, ठीक है। क्या होता है, गंधीय होता है, ठीक है, गंधीय होता है, ठीक है। आ जाना, तो आपसे क्या पूछा है कि एलपीजी के रिसर्व का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है तो हमारा एथिल मरकैप्टन गैस मिलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा। 18 नंबर सवाल की तरफ आइएगा, हमसे क्या बोला है कि एलपीजी मुख्यतः निम्न का मिश्रण है। एलपीजी किसका किसका मिश्रण है, आपसे पूछा एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है किसका किसका, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो जैसे आपसे पूछेगा एलपीजी, तो एलपीजी जो है मेरे भाई कमेंट करोगे कि हम बता दे, आओ। एलपीजी बोलेगा तो मीथेन एथेन का नहीं होगा, एथेन हाइड्रोजन का कभी नहीं होगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि एलपीजी मुख्यतः किसका किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का है, ठीक है। हमसे पूछा है एलपीजी मुख्यतः निम्न का मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है, तो एलपीजी जो है वो हमारा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है, ठीक है। एलपीजी किसका किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का क्या है, ये मिश्रण है, ठीक है। चलो आ जाना, अगला सवाल 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है उष्मीय मान को बढ़ते क्रम में कौन सी व्यवस्था ठीक है। देखो उष्मीय मान के बढ़ते क्रम में मतलब उष्मीय मान बढ़ेगा, वो इस चार में से कौन सी व्यवस्था ठीक है, ठीक है। उष्मीय मान के बढ़ते क्रम में हाइड्रोजन का उष्मीय मान चारकोल से कम होता है, हो नहीं रे, चारकोल से ज़्यादा कम होता है, ठीक है। हाँ, बायोगैस का उष्मीय मान चारकोल से कम होता है, चारकोल से ज़्यादा होता है। बायोगैस का उष्मीय मान चारकोल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। आना, लकड़ी का उष्मीय मान लकड़ी का उष्मीय मान सबसे कम होता है, इसको सबसे ज़्यादा कर दिया गया, इस कट जाएगा, ठीक है। आ जाना, लकड़ी का उष्मीय मान ज़्यादा होता है कम होता है चारकोल से, ठीक है। चारकोल का उष्मीय मान बायोगैस से अधिक होता है। चारकोल का जो उष्मीय मान होता है वो हमारा क्या होता है, बायोगैस का जो उष्मीय मान होता है वो चारकोल से ये भी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा। हाइड्रोजन का मान इससे भी अधिक होता है, हाइड्रोजन का जो मान होता है वो चारकोल से भी अधिक होता है, ये भी कटेगा। लकड़ी का मान ठीक है, बायोगैस का गलत हो गया, बायोगैस होता है वो इससे कम होता है, ठीक है। आ जाना, ये कट गया। लकड़ी अधिक होता है हाइड्रोजन से, ठीक है, लकड़ी कम होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन होता है वो लकड़ी से अधिक होता है। आ जाना, चारकोल हाइड्रोजन से अधिक होता है, बायोगैस चारकोल से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, ठीक है। आ जाना, अब सवाल नंबर 20 की तरफ आना, ये केमिस्ट्री का अंतिम सवाल है, ठीक है सर। आ जाना, कहता है पेट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है किसका। पेट का जब अम्लता दूर करना होगा तो ऐसे केस में ना तो धोबन सोडा का इस्तेमाल करेंगे, ना तो साधारण नमक का इस्तेमाल करेंगे, ना तो फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग अपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ का, बेकिंग सोडा का, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO क्या होता है 3। इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, ठीक है। चलो आ जाना, अब सवाल नंबर आ जाना, फिजिक्स का ये पहला सवाल है, ठीक है, यानी सवाल नंबर 21 की तरफ आ जाना। इस सवाल में कितने लोग जोर लगाएगा, ताकत लगाएगा, आप में है हिम्मत तो लगा दो ना जोर, ठीक है सर। हेलो, हाँ बोलिए। कल तक आएगा, कल तक कुछ नोटिस आएगा।
हाँ, तो आइएगा सर अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। हमसे सवाल क्या बोला है, हमसे सवाल बोला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, किसमें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। देखो इस बात को समझ लेना, पहले सवाल को पकड़ना। सवाल क्या बोला है, हमको बोला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से प्राप्त की जाती है। यानी कहने का सेंस है विद्युत वाहक बल की दिशा। तो विद्युत वाहक बल की दिशा जो होता है सर वो फ्राइडे के नियम से किया जाता है। किसके नियम से, सॉरी फ्राइडे के नहीं होगा, वो लेंज के नियम से होगा। किसके नियम से, लेंज के नियम से। ठीक है, आ जाना, विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम, विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम। ठीक है, आपसे पूछा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। चलो आ जाना सवाल नंबर हमारा 22 की तरफ। देखो हमें कहता है चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो ये चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है सर हमारा फ्लेमिंग नहीं किया था, लेंज नहीं किया था, ये फ्राइडे ने किया था। किसने किया था, ये माइकल फ्राइडे ने किया था। ठीक है, माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था ये भी पूछ सकता है। 29 अगस्त 1831 को किया था। कब किया था, 29 अगस्त 1831 को किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो चुंबकीय प्रेरण का खोज फ्राइडे ने किया, फैराडे ने किया था। चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे पूरा नाम है, जिन्होंने ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे, इन्होंने ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, जो कि हमारा 29 अगस्त 1831 को किए थे। ठीक है, आ जाना सवाल नंबर हमारा 23 की तरफ। कहता है किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान होता है। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान होता है शून्य। नहीं मेरे भाई, शून्य नहीं होता है। अक्ष से दूर के साथ घटता है, नहीं, अक्ष से दूर के साथ बढ़ता है। ठीक है, आना, कहता है किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान होता है। परिनालिका के अंदर तो अक्ष से दूर बढ़ता है, परिनालिका के अंदर तो अक्ष से दूर बढ़ता है, परिनालिका के अंदर तो एच से दूर बढ़ता है, परिनालिका के अंदर तो एच से दूर बढ़ता है। ठीक है, इस बात को समझ लेना कि किसी परिनालिका के अंदर तो एच से दूर बढ़ता है, परिनालिका के अंदर एच से दूर बढ़ता है। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ, 24 नंबर की तरफ आ जाना। 24 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना मेरे भाई, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से करना। ठीक है, चलो कहता है क्या कि 25 वाट और 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, वोल्टेज समान हो। अब देखो सर, हमें सवाल पता है क्या बोला है, सवाल एकदम बड़ा झकास बोला है सर, आप यहीं पे थोड़ी सी गौर कीजिएगा। ठीक है, देखो अच्छा एक बात को और समझ लेना, आ जाओ पहले। हमें बोला है कि 100 वाट, 25 वाट और 100 वाट, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर V² होता है। ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज समान है, जहाँ पे V क्या है सर, ये नियतांक है। हमसे क्या बोला, समान है, इसका मतलब नियतांक है। ठीक है, अब सोचना, जहाँ पे पहला का जो वोल्टेज है सर वो हमारा पहला P1 जो है, वो पहला P1 जो है वो 25 वाट है। ठीक है, P2 कितना हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा आपका 100 वाट। ठीक है, आ जाना, फिर हमें क्या बोला है सर कि हमें किसका अनुपात निकालना, तो प्रतिरोधों का अनुपात निकालना। तो करेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, 1/R करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला होता है R1/R2 बराबर P2/P1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। जब भी आपको पावर दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, जब भी आपको शक्ति वाट, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट, जब भी विद्युत शक्ति वाट दिया रहेगा, आपसे पूछेगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का अनुपात, या फिर आपसे पूछेगा वोल्टेज का अनुपात। ठीक है, वाट का अनुपात, इस शक्ति का अनुपात पूछेगा, तो इसका याद रख लेना बस। R1/R2 बराबर P2/P1 होता है। ठीक है, आ जाना, ये R1/R2 का अनुपात पूछा है, R1/R2 का अनुपात पूछा है। P2 का मान कितना है, 100 है, P1 का मान 25 है, यानी ये हमारा हो गया 100।
अब बट्टा कितना 25, 2500 का चार बार में, यानी 4 अनुपात कितना 1 हो गया सर। अब देखो मेरे भाई 4 अनुपात कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला है, हमने आपको बोला है सर कि P बराबर होता है V स्क्वायर बट्टा R, जहां पे V नियतांक है, हमें बोला वोल्टेज समान हो, दोनों में वोल्टेज समान है, तो ऐसे केस में जब V नियतांक है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बट्टा R हो जाएगा। जब ये खत्म होगा सर तो ये R1 बट्टा R2 बराबर P2 बट्टा P1 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना P2 बट्टा P1, P2 का मान 100 है, P1 का मान 25 है, काट देंगे, 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक सबको बुझाया, यहां तक सभी को समझ में आया? हम बोल रहे हैं सभी को समझ में आया? अगर आया सर तो एक बार सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है, 25 नंबर सवाल कहता है ना कि घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है देखो सर, हमारे घर में, इंडिया के किसी भी घर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, वो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछेगा वोल्ट, कितना वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है इंडिया में, तो इंडिया में, हमारे भारत में 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है सर। पूछेगा आवृत्ति, क्या पूछेगा, आवृत्ति पूछेगा। अगर आपसे आवृत्ति पूछेगा तो 50 Hz होता है। ठीक है, ये 3 सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 5 एम्पीयर, घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की वोल्ट जो होता है वो 220 वोल्ट होता है, और आवृत्ति पूछेगा तो 50 Hz मारिएगा। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिएगा। वोल्ट पूछेगा मारिएगा 220 वोल्ट, विद्युत धारा पूछेगा 5 एम्पीयर मारिएगा, आवृत्ति पूछेगा 50 Hz मार दीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर सवाल देखो, ये हमारा जो है ना वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, आ जाना। हमें क्या बोला है कि एक लेंस की क्षमता दिया हुआ है, लेंस की क्षमता बोले तो पी का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, आ जाना। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक कितना होता है डायोप्टर, दिया हुआ -5.0 डायोप्टर। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओनली फॉर 5, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा जाता है, ओनली फॉर 5 डायोप्टर लिख सकते हैं। हमसे पूछा फोकस, क्या पूछा, फोकस। आ जाना। एक फार्मूला होता है P बराबर 1/F, जहां पे F हमेशा क्या चीज में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ये हमेशा का हमेशा F क्या चीज में रहता है, मीटर में रहता है। अब सोच लेना मेरे भाई, अब देखो ये F यहाँ जाएगा, P यहाँ आएगा, तो F बराबर हो जाएगा 1/P। P का मान दिया हुआ 1 माइनस ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि P का मान -5 है। देखो ये हमारा आ गया 1/5 मीटर, ये F का जो मान हो गया वो हमारा हो गया -1/5 मीटर। आ जाना। लेकिन आपके कोई भी ऑप्शन मीटर में दिखाई दे रहा है नहीं, सेंटीमीटर में दे रहा है। जब ये सेंटीमीटर में दे रहा है सर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, इसको काट देंगे सर तो 20 100, यानी हो जाएगा ये -20 सेंटीमीटर, यानी कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया? सभी के दिल तक गया सवाल? सभी को बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया ना रे? अरे बुझैला कि ना बुझैला? ना बुझैला तो अच्छे से हम बुझा दें। आओ आइएगा सर अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर कितना है, 27 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। 27 नंबर सवाल कहता है ना कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंखों के लिए निकट बिंदु होती है। ये सवाल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इतना हल्का सवाल हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर 10वां तुम लोग अगर चोरी से नहीं पास किया होगा ना तो इसका आंसर पक्का दे देगा। 27 नंबर सवाल का आंसर सब कोई देगा, जो सही जवाब देगा ना उसको हम अपना पक्का अपना साली से शादी करा देंगे। पक्का तो पक्का, मैंने बोल दिया ना पक्का। हाँ पहले तुम इसका सही आंसर दे दो, और जो नहीं देगा ना रे तो छुछुंदरी ला के दे देंगे। चलो आ जाना 28 नंबर सवाल की तरफ आना। सर पहले पढ़ाई अच्छा से करो ना भाई, तभी तो सब कुछ सपना पूरा होगा। आओ कहता है सर उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है किसकी? देखो जिस इंसान के चश्मे में उत्तल लेंस लगा रहेगा ना, इसका मतलब समझ जाना मेरे भाई कि उताला, उताला 3 अक्षर में, तो ये किसको खत्म करेगा, 2 अक्षर वाले, यानी उसके उस इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा। कौन दृष्टि दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, जिस इंसान के चश्मे में अवतल लेंस रहेगा, अवतल लेंस रहेगा, वो समझ लेना कि उस इंसान को निकट दृष्टि दोष होगा। कौन निकट दृष्टि, कौन दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, आ जाना। जिस इंसान के चश्मे में बाइफोकल लेंस होगा, जिस इंसान के चश्मे में बाइफोकल लेंस होगा, उस इंसान को जरा दृष्टि दोष होगा। कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष होगा। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जिस इंसान को दूर दृष्टि दोष रहेगा उसके चश्मे में उत्तल लेंस रहेगा, जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष रहेगा उसके चश्मे में अवतल लेंस रहेगा, जिस इंसान को जरा दृष्टि दोष रहेगा उसके चश्मे में बाइफोकल लेंस रहेगा। ये बाइफोकल लेंस कोई अलग लेंस नहीं है, ये उत्तल प्लस अवतल लेंस का ये कम्युनिकेशन है। ठीक है,
आ जाना, मिला हुआ है, ठीक है। अब बाइफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष कब होता है? जब इंसान को 40 वर्ष उम्र पार हो जाता है तब। अब तो बचपनों में होने लगा है जरा दृष्टि दोष, ठीक है, क्योंकि अभी से सेवन करोगे एगी मैगी अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा आस्ता पास्ता तो आँख नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा रे? आँख जाएगा, शरीर हो जाएगा बैलून जैसा। हाँ, तो अभी से अर्गर बर्गर एगी मैगी आस्ता पास्ता ईजा पिज्जा का यूज कम करो मेरे भाई, ठीक है, तभी तो आँख रहेगा, वरना आँख खुद चल जाएगा, ठीक है। आ जाना। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है सर, वो हमारा एक बाइफोकल लेंस से खत्म किया जाता है। बाइफोकल लेंस दो लेंसों से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। बाइफोकल लेंस जो होता है एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस से मिलकर के बनता है, ठीक है। आ जाना। अवतल लेंस का जो क्षमता होता है ना, सॉरी, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है ना सर, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका क्षमता, उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है ना, वो निगेटिव होता है, ठीक है। यानी जो अभी हमने आपको पढ़ाया था न्यूमेरिकल, अभी जो हमने आपको करवाया था वो अवतल लेंस का सवाल था, ठीक है। आ जाना। उत्तल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है किस दृष्टि दोष को? तो उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष को खत्म किया जाता है, ठीक है। आ जाना। सवाल नंबर 29। देखो सर, ये न्यूमेरिकल है सर, आपको इसमें जोर लगाना होगा, आपको अपने अंदर की पूरी ताकत को झोंकना होगा, ठीक है। सवाल को पहले समझना होगा। सवाल कहता है कि एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती है। देखो सवाल क्या बोला है, एक्चुअली सवाल बोला है ना सर कि एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने। अब देखो, अच्छा इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 30 है। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या कितना है? 30 है। आर का वैल्यू वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका फोकस कितना होगा? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस, यानी फोकस हो गया 15 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है मेरे भाई ये इधर होता है, ठीक है। इसलिए इधर का जितना भी दूरी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और इधर का जितना भी दूरी रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब इधर आना। उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती है, यानी उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती क्या कहलाएगा? वस्तु दूरी कहलाएगा। यानी वस्तु दूरी जो होगा सर वो हमारा कितना होगा? -15 हो जाएगा, क्योंकि हमारा वस्तु दूरी जो होता है वो निगेटिव होता है। चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, सभी में वस्तु दूरी निगेटिव होता है, ठीक है। आ जाना। 15 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु है। हमसे क्या पूछा है? तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। हमसे पूछा भी का मान बता दो, प्रतिबिंब बता दो। आप जरा बता देना दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आ जाना। 1/f बराबर 1/v। भी का मान कितना है मेरे भाई? हमको 1/v, सॉरी, हमको भी निकालना है। आ जाना। ये 1/u जो है ना सर, इसको इधर लेकर के आओ, तो यहाँ पे 1/f है, ये इधर आएगा तो 1/-u हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या 1/v है, ठीक है। आ जाना। अब देखो सर, अब देखना जरा सर, 1/f, f का मान कितना है? तो f का मान प्लस कितना है? 15 है। माइनस है 1/u, u का मान कितना है? -15 है, ठीक है। आ जाना। बराबर 1/ कितना है? v है। ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 प्लस 1/15। आ जाना। बराबर 1/v। अब क्या करना है मेरे भाई कि ये 15 को एलसीएम कर लो। जैसे ये 15 को एलसीएम करेंगे तो नीचे हो जाएगा 15 एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना? 1/v, ऊपर हो जाएगा 2/15। आ जाना। बराबर 1/v। आ जाना। इसको अब क्या करो ना, 1/v, इसको उलट दो, v को ऊपर कर दो, इसको भी ऊपर कर दो, यानी ये हो जाएगा 15/2। 15/2 और ये क्या हो जाएगा सर आपको? v/1। 1 नीचे लिखा नहीं जाता इसलिए इसको ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। आ जाओ। इसको काटेंगे तो 7.5 बार में कट जाएगा, यानी हमारा हो गया 7.5 बराबर v। यानी v का मान जो हो गया हमारा वो दर्पण के पीछे कितना? 7.5 सेंटीमीटर पे बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, समस्या नहीं ना? आ जाओ। चलो आना सर, अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है? 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल, कितने लोग जोड़ लगाओगे? जरा जोड़ लगा दो तो सवाल में। सवाल बोला है ना कि एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है। अब देखो सर, हमें क्या बोला है कि एक आदमी है अपने सामने एक दर्पण को रखा हुआ, ठीक है। मान लो वो आदमी का जो हाइट है, ये आदमी का हाइट है 5 फीट, ठीक है। आ जाना। लेकिन वो यही इंसान जब अपना चेहरा आईना में देखता है तो उसका चेहरा दिखाई देता है 5 फीट से प्लस, मान लो 10 फीट। आ जाओ। देखो ये छोटा है, प्रतिबिंब इसका बड़ा बना रहा है, मतलब ये इंसान 5 फीट का है, लेकिन जब ये अपना चेहरा दर्पण में देखता है, आईना में देखता है तो उसको 10 फीट का दिखाई देता है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है।
अब सोच लो सर, किसी भी वस्तु का जब बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है या बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो ऐसे केस में इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण है। उसके सामने कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अगर ये इंसान अपना चेहरा आईने में खुद से बड़ा देख रहा है, इसका मतलब है कि उसके सामने वो अवतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। जब ये इंसान अपने से छोटा प्रतिबिंब देखता तो वो उत्तल दर्पण इसका सामने रखा होता। अगर वो समान साइज का देखता, अगर वो समान देखता, बराबर देखता, तो इसके सामने ये हमारा समतल दर्पण होता। कौन दर्पण होता? समतल दर्पण होता। तो जब भी सवाल में पूछेगा कि अपने से बड़ा प्रतिबिंब तो मार देना अवतल, अपने से छोटा प्रतिबिंब मार देना उत्तल, अपने के बराबर प्रतिबिंब मार देना समतल। ऐसे क्या होता ना कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु से बराबर आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है सर। यानी अवतल हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जरा बता देना सर कि ये टोटल 30 सवाल आपके लिए कैसा लगा और ये क्लास आपको कैसा लगा सर। प्लीज़ सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। तो बस आप लोग प्यार कीजिएगा तो आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। बस थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, लव यू।